हमारी जिंदगी भी एक पहिए की तरह घूमती है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहीं पर आकर ठहर भी जाती हैं। ये जो चक्र है हमें उसी राह पर लाके छोड़ देता है जहां से शुरुआत की थी, क्योंकि हमारे कर्म हमारी नियति से जुड़े होते हैं। राजस्थान का कोटा शहर, कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में छात्र आते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जैत सिंह ने की थी। उस समय कोटा के स्थानीय शासक कटिया भील को परास्त करके कोटा नाम से इस शहर की नींव रखी गई थी। कोटा शहर को भारत के बड़े जिलों में गिना जाता है। कोटा शहर का इतिहास राजस्थान की संस्कृति और कला साहित्य को दर्शाता है। कोटा का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, लेकिन बात आज यहाँ कोटा के इतिहास की नहीं, बल्कि एक हॉन्टेड हॉस्टल की है। जी हाँ, राजस्थान में ऐसी कई सारी हॉन्टेड लोकेशन हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। कुछ कहानियां और लोकेशंस बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भानगढ़, कुलधरा, चांद बाउली। लेकिन कोटा का नाम भी ऐसी कई कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है, और उन्हीं में से एक कहानी है मेरे हॉस्टल की, जहां मैं रहा करता था अपने 3 दोस्तों के साथ जब हम यहां से कोचिंग ले रहे थे। नवंबर 2014 में जब हम चारों ने डिसाइड किया था कि कोटा जाएंगे और वहीं से आगे की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों को बताया और उन्होंने हाँ भी कह दिया था, क्योंकि पढ़ाई के लिए जाना था ना। अब जब ये हुआ, हमने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए 1 हफ्ते के अंदर की टिकट बुक कर ली थी वहाँ जाने के लिए। दिल्ली से कोटा का बाय रोड का जो रास्ता है, तकरीबन 450 किलोमीटर का, 7-8 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाते हो। जिस रात जाना था, घर वालों ने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना और फ़ोन करते रहना। घर वालों से विदा लेके हम निकल पड़े वहाँ के लिए। रात की बस थी हमारी और सुबह तक आराम से पहुँच गए थे। अब वहाँ सबसे पहले काम था हमारा कोई हॉस्टल ढूंढना, और आपको वहाँ आसानी से हॉस्टल मिल भी जाते हैं, क्योंकि पूरे भारत से वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। वहाँ की हवा में कुछ अलग सा एहसास था, मानो किताबों की सी महक फैल रही थी हर जगह। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोगों की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। हमें जिस जगह हॉस्टल चाहिए था उस जगह के बारे में बताना उचित नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर लोगों का नजरिया उस जगह को लेके वैसा ही बन जाता है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। तो हमने सबसे पहले वहां हॉस्टल ढूंढा, जगह देखी कि कैसी है। अच्छा खासा पार्क था हॉस्टल के सामने, और हमें कमरा भी बालकोनी की साइड में मिल गया था। घर वालों को फोन करके बताया कि हम पहुंच गए थे टाइम से और हमें हॉस्टल भी मिल गया है। हम चारों ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि 2-4 दिन यहाँ घूमेंगे, इस जगह को अच्छे से देखेंगे, कोचिंग सेंटर्स के बारे में पता करेंगे, फिर घर वालों को बताएंगे कि कहाँ एडमिशन लेना है। 2-4 दिन हमने ऐसा ही किया, जगह जगह जाते थे, वहाँ के बारे में पता करते थे, और फिर एक डायरी में नोट कर लेते थे कि बाद में देखेंगे कौन सी जगह फाइनल करनी है। अब ये जो 4 दिन थे हमारे पास, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। उस वक्त कुछ आदतें लग चुकी थी हमें, जैसे कि टाइम से सोना, खाना पीना, रात को टहल के आना, उसके बाद सो जाना, सुबह जल्दी से उठ जाना, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि हमें कुछ करना था वहाँ। सपने बड़े बड़े थे, कुछ बन के दिखाना था, तो अच्छी आदतें हमने जल्दी डाल ली थी। हम चारों रात को खा पी के टहलने के लिए हॉस्टल के सामने वाले पार्क में निकल जाते थे। 9-10 बजे के आसपास वहाँ पार्क में होते थे, और वो जगह बहुत शांत सी थी। बस कुछ पक्षियों की आवाज़ें आती थी, ना लोगों का शोर, ना कोई ट्रैफिक। ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं था, पर टहलने के लिए ठीक ठाक था। मैं जब भी वहाँ घूमता और घर वालों से फ़ोन पे बात करता, तो मेरे तीनों दोस्त एक बेंच पर जाके बैठ जाते थे। मैं उनको इशारा करता कि चलें, तो वो हाथ के इशारे से रुकने को कहते और वहीं बैठे रहते। बिना एक दूसरे से बात किए वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते थे। जब उठ के जाने लगते थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगता। अपने हॉस्टल के कमरे में जाते वक्त भी वो किसी से भी
एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। सुबह जब वो सो के उठते थे तो एकदम नॉर्मल बातें करते और निकल पड़ते कोचिंग सेंटर्स की तलाश में। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग खाना वाना खा लेना, मैं बाहर जाके कुछ पता करके आता हूँ। उस रात मुझे हॉस्टल आने में थोड़ी देर हो गई थी, 10 बज रहे थे। मैंने अपने कमरे में जाके देखा, मुझे लगा था कि तीनों टहलने के लिए गए होंगे, पर वो सो चुके थे। फिर मैंने देखा कि कुछ खाने के लिए बचा है क्या, थोड़े से दाल चावल खाए और मैं भी सो गया। बीच रात 3 बजे के आसपास मेरी किसी चीज की वजह से, किसी आवाज की वजह से आंखें खुल जाती हैं। आवाज जैसे बाहर बालकोनी की रेलिंग पर कोई कुछ बजा रहा हो। चांद की रोशनी पड़ रही थी और बाहर हल्का हल्का नजर भी आ रहा था। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई खड़ा हो वहां पे और रेलिंग को किसी चीज से बजा रहा है। मैंने बाहर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। हल्की चांद की रोशनी, ठंडी रात और उल्लुओं की आवाज। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा हो गया और महसूस कर रहा था वहां की ठंडी हवा को, मानो कुछ कह रही हो। तभी नीचे से मेन गेट खुलने की आवाज आती है। देखता हूं तो मेरे तीनों दोस्त वहां पार्क के अंदर जा रहे थे। उनके हाथ में कुछ सामान भी था। मैंने सोचा ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। वो गए और वो तीनों उसी बेंच पर बैठ गए जहां वो अक्सर बैठते थे जब हम टहलने जाते थे। वो वहां बैठे तो मैं भी फौरन नीचे जाने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो तीनों बेंच के साथ वाले पेड़ की तरफ मुंह करके बैठे थे। वो एक उजड़ चुका सूखा सा पेड़ था जिस पे एक भी पत्ता नहीं था। चांद की रोशनी ज्यादा थी, शायद पूर्णिमा की रात थी। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। मैं जब उन्हें देख रहा था तो एक दोस्त के हाथ में कुछ अगरबत्तियां थी, दूसरे के हाथ में किसी पक्षी के पंख थे और तीसरे के हाथ में एक कौवा फड़फड़ा रहा था। वो चिल्ला रहा था और देखते ही देखते दोस्त ने उसकी चोंच को पकड़कर तोड़ दिया। उसकी गर्दन में एक धागा बांध के लटका दिया वहीं पेड़ पर। कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे वो लोग। उनकी आवाज सुन के मैं घबरा गया था, मेरे पैर कांपने लगे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कानों के पास कुछ कहा। वो सांसें मेरे शरीर में कंपन पैदा करने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और तब किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। मेरी समझ से परे था वो सब। अचानक से सिक्योरिटी गार्ड की सीटी की आवाज से मेरी आंखें खुली और मैं होश में आया। मैं फटाफट अपने कमरे में गया और वहां से एक पोटली लाया। ये पोटली मुझे एक बाबा जी ने दी थी जब मैं अपने दोस्तों को बोल के गया था कि तुम लोग खाना खा लेना, मुझे देर हो सकती है। तब मैंने इस हॉस्टल के मालिक को अपने दोस्तों के बर्ताव के बारे में बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पहले से आभास हो गया था कि कुछ बात ज़रूर है। क्योंकि जब हम टहलते थे और मेरे तीनों दोस्त जहाँ पर बैठते थे, जिस बेंच पर, वो बेंच एक बरगद के पेड़ के नीचे था। वो तीनों कभी इतने चुप नहीं होते थे जितना उस पेड़ के नीचे बैठ के चुप हो जाते थे। तब हॉस्टल के मालिक ने मुझे बताया कि उस पेड़ के आसपास तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वो पेड़ एक शापित पेड़ है जिसने ना जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तब हॉस्टल के मालिक ने मुझे एक बाबा के बारे में बताया था। मैं उनके पास गया था और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्होंने मुझे एक पोटली दी थी और कहा था जब तुझे लगे कि तेरे दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं और वो उन्हें नहीं करना चाहिए तो तू उन पे ये भभूत उड़ा देना। मैंने उस पोटली को खोला और अपने दोस्तों पर भभूत उड़ा दी जैसा बाबा जी ने बताया था। उन तीनों को एक झटका सा लगा। वो उठे और हॉस्टल की तरफ जाने लगे। कमरे में जाके तीनों ने हाथ मुंह धोए और फिर तीनों ने कहा, हम अब इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। उस रात हम में से कोई भी नहीं सोया था। सुबह होते ही इसकी जानकारी हमने हॉस्टल के मालिक को दी और अपने घर वालों को फ़ोन पर सारी बातें बताई। हम लोग वापस से दिल्ली आ गए थे। उन तीनों में से किसी को कुछ भी याद नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ था, पर मुझे सब कुछ याद था। मैंने देखा था कैसे वो किसी शैतानी ताकत के कब्जे में थे। सोच के गए थे कि कुछ अच्छा करेंगे, घर वालों को मनाया था, कुछ सपने थे,
पूरे नहीं हुए, पर इस बात की तसल्ली थी कि हम में से किसी को भी कोई शारीरिक तौर पर नुकसान नहीं हुआ था। ये थी मेरी कहानी कोटा की। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।